नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दस्तक में। 3 मई की तारीख जैसे जैसे दोस्तों नजदीक आ रही है, वैसे वैसे लोग इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं कि 3 मई के बाद लॉकडाउन हटेगा कि नहीं। और इस सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के संग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। उनमें 3 घंटे की माथापच्ची से यही बात निकलकर बाहर आई कि एक झटके में लॉकडाउन से बाहर हमारा देश और हम नहीं आ सकते। राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तरफ समूचा देश एक प्रश्नवाचक भाव से देख रहा था। उसे जानना था कि क्या 3 मई के बाद लॉकडाउन खत्म हो जाएगा या कहीं कहीं खुलेगा, कहीं कहीं बंद रहेगा, या किसी और नई तारीख पर बात ठहर जाएगी। करीब 3 घंटे की माथापच्ची के बाद अभी बात पूरी तरह खुलकर नहीं आई है। कोविड-19 की चेन को हम तभी तोड़ पाएंगे अगर लॉकडाउन के नियमों का अच्छी तरह से पालन हो। इसके लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम सब नियमों का पालन करें और सभी राज्य सरकारें लॉकडाउन के वायलेशन पर कड़ी कार्रवाई करें। मुख्यमंत्रियों संग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रधानमंत्री मोदी के बयान का निचोड़ यह है कि जो राज्य कोरोना वायरस से ज्यादा प्रभावित हैं, वहां लॉकडाउन जारी रहेगा। इस आधार पर देखें तो महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली जैसे राज्यों पर लगा कोरोना का ताला फिलहाल खुलता नहीं दिख रहा। प्रधानमंत्री ने छूट के लिए राज्यों के सामने रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन की लक्ष्मण रेखा खींच दी। बात अर्थव्यवस्था में सुधार पर हुई, यानी ग्रीन जोन में छूट मिल सकती है। जहां हालात ठीक हैं, वहां जिला स्तर पर भी छूट मिलेगी। सरकारों की चिंता अगर कोरोना से जंग की है, तो अर्थव्यवस्था पर पड़ती मंदी की बीमारी से लड़ने की भी है। अभी दिल्ली को लेकर जो तस्वीर दिखाई दे रही है वो 3 मई के बाद, मतलब 3 मई करीब आने पे ही तय होगा और 1-2 दिन बाद, 2-3 दिन बाद सारे स्थितियों का आकलन करते रह के तय कर पाएंगे। आज 3 मई के बारे में कुछ कहना है, 3 मई के बारे में बात कुछ कहना कि कितना लॉकडाउन खुल जाएगा मुश्किल है। अभी तक जो ऑर्डर्स किए हैं उसमें एसेंशियल सप्लाई और उसके अलावा जो लोकल मार्केट है, लोकल दुकानें हैं, मार्केट नहीं, स्टैंड अलोन दुकानें, मतलब मार्केट में अगर एक साथ 50 दुकानें होती हैं उसको मार्केट कहते हैं, वो भी नहीं खुल रहा है। आगे हमको जीवन शैली कैसे अपनानी है, उसके लिए मॉडल तैयार करने का उपयोग करना है। तो लॉकडाउन खत्म होने की बात उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि लॉकडाउन में ग्रीन जोन में हमको कैसे दिनचर्या करनी है क्योंकि काम भी होने हैं, ऑरेंज जोन में कैसे दिनचर्या करनी है क्योंकि काम भी होने हैं, रेड जोन में कैसे दिनचर्या करनी है। तो लॉकडाउन समाप्त होने का उन्होंने शब्द इस्तेमाल नहीं किया। प्रधानमंत्री मोदी के रुख से साफ है कि जिन राज्यों में कोरोना का असर बिल्कुल नहीं है या फिर मामूली है, वहां पर छूट मिल सकती है। ऐसे में देश के 8 राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना का कोई केस नहीं है। तो क्या त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड, गोवा, दादर नगर हवेली और लक्षद्वीप जैसे इन 8 राज्यों का सूनापन 3 मई के बाद खत्म हो जाएगा? वैसे अच्छी बात यह है कि देश के 85 जिलों में 14 दिन से कोरोना का कोई नया मामला नहीं आया है। टोटल ऐसे 85 डिस्ट्रिक्ट हैं 25 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में, जहां पर कि पिछले 14 दिनों से कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। यह हम लोगों को जानना होगा, फॉलोअप करना पड़ेगा कि हम अपनी विजिल को कॉन्स्टेंटली उसी मोमेंटम से बनाए रखें ताकि इन डिस्ट्रिक्ट की संख्या बढ़े और इन डिस्ट्रिक्ट में कोई नया केस ना आए। जिन देशों में कोरोना ने सबसे ज्यादा कहर ढाया, उन्होंने भी बाजार, कारोबार, घर, दफ्तर खोलने में बहुत फूक फूक कर कदम रखे। इटली में 2 महीने से चला आ रहा लॉकडाउन 4 मई को खत्म हो रहा है, लेकिन छोटे छोटे मार्केट, दुकानें, बार और रेस्तरां वगैरह जून के बाद खोले जाएंगे। कोरोना के एपिसेंटर वुहान में लॉकडाउन 11 अप्रैल को ही हटा दिया गया, लेकिन बगैर हेल्थ कार्ड के कोई आज भी सड़क पर नहीं निकल सकता। स्पेन में लॉकडाउन हटाया गया, लेकिन सिर्फ कुछ कंपनियों को काम करने की इजाजत मिली। दुकान और दफ्तर अब भी बंद है। ईरान में 11 अप्रैल को लॉकडाउन हटा, लेकिन शर्त ये लगी कि दफ्तरों और बाजारों में 1/3 से ज्यादा लोग काम नहीं करेंगे। ज्यादातर राज्य अभी भी लॉकडाउन के पक्ष में है। वैसे जिन राज्यों पर कोरोना का कहर ज्यादा है, वो पहले से कह रहे हैं कि लॉकडाउन का पर्दा अगर हटाएं भी तो आहिस्ता आहिस्ता।
चुनाव मांगेंगे, चुनाव लिख के देंगे उनको। पहले कमेटी बनी थी, 2 कमेटी बनी है, उनकी रिकमेंडेशन भेजी जा चुकी है वहां पर। तो ये फेलियर में खुलेगा, एक साथ खुल नहीं पाएगा, मेरा मानना है। सारे राय मशविरा के बावजूद लॉकडाउन पार्ट 3 तक बात पहुंचेगी या नहीं, इस पर तुरूप का पत्ता प्रधानमंत्री मोदी के हाथों में है। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संग मुख्यमंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपनी अपनी राय रखी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह सुझाव था कि राज्यवार एग्जिट पॉलिसी तय की जाए। उनकी बातों से यह साफ है कि रेड जोन और हॉटस्पॉट में लॉकडाउन रहने की संभावना है। मतलब यह हुआ कि पूरी तरह से हटेगा नहीं लॉकडाउन। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक 1 महीने और लॉकडाउन बढ़ाने के पक्षधर रहे हैं और वहीं 4 मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन की पैरोकारी की है कि लॉकडाउन बढ़ाना चाहिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बोलने का मौका नहीं मिला, लेकिन वो चरण दर चरण लॉकडाउन को हटाने के पक्ष में हैं। वो ये चाहते हैं कि एक साथ ना हटाया जाए, बल्कि एक एक चरण में कुछ फेजेस में हटाया जाए। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोटा में, राजस्थान के कोटा में फंसे छात्रों का मुद्दा उठाया और उन्होंने कहा कि हम अपनी पॉलिसी बदल नहीं सकते हैं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों की बातों से अब यह साफ है कि लॉकडाउन उन इलाकों से तो हरगिज दोस्तों नहीं हटेगा जो रेड जोन में आते हैं या हॉटस्पॉट्स हैं। इनमें गुजरात का अहमदाबाद भी है। वैसे तो गुजरात ही नहीं बल्कि पूरे देश में कोरोना संक्रमण को लेकर दूसरे नंबर पर गुजरात है, लेकिन उसके 2/3 मरीज सिर्फ और सिर्फ गुजरात के अहमदाबाद से ही हैं। अपने 600 साल के वजूद में अहमदाबाद ने अपने वजूद पर ऐसा खतरा पहले कभी नहीं देखा था। बड़े बड़े बादशाहों और राजाओं की तलवार से जो अहमदाबाद कभी डरा नहीं, उसके सिर पर एक अदृश्य वायरस काल बनकर नाच रहा है। कोरोना के कारण आलम यह है कि एक तरफ समूचा गुजरात है, दूसरी तरफ अकेले अहमदाबाद। पूरे गुजरात में संक्रमित लोगों की संख्या 3,301 है और सिर्फ अहमदाबाद में ही 2,181, यानी पूरे राज्य का करीब 55%। गुजरात में अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या 151 हुई है, जिनमें से अहमदाबाद से ही 104 है। गुजरात में रविवार तक 24 घंटे में 18 लोगों की कोरोना से मौत हुई और ये सभी लाशें अहमदाबाद से उठी। आलम यह है कि इस शहर ने कोरोना से मौत में मुंबई को भी पीछे छोड़ दिया है। एक हफ्ते में मुंबई में कोरोना से 65 मौतें हुई और अहमदाबाद में 67। गुजरात में लॉकडाउन के बावजूद बढ़ते कोरोना पॉजिटिव के आंकड़े गुजरात की विजय रूपानी सरकार के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं अहमदाबाद के दिल्ली दरवाजा पे और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ट्रैफिक है, जो लोग अपनी ज़रूरतों के लिए बाहर निकल रहे हैं उसी तरीके के लोग हैं। और ख़ास करके यहाँ पे आप देख सकते हैं क्योंकि ये पुराना अहमदाबाद का इलाका है, यहाँ पे जो मूवमेंट कहीं ना कहीं देखने मिल रही है, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि वो अपनी जीवन जरूरियात की चीज़ों को लेने के लिए बाहर निकले। लेकिन यहाँ पे कुछ इस तरीके से पॉइंट बनाए गए, आप देख सकते हैं, जहाँ पे जो टीम है वो थर्मल गन से इन सबका चेकिंग कर रही है। शहर का हाल कितना बुरा है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सिविल हॉस्पिटल में 470 से ज्यादा मरीज भर्ती हैं। प्रशासन डरा हुआ है कि अगर चक्रवृद्धि ब्याज की तरह कोरोना मरीज बढ़ते गए तो क्या होगा। આપણા અમદાવાદ શહેરમાં 17મી એપ્રિલના રોજ ટોટલ 600 કેસ હતા અને 20મી એપ્રિલ 3 દિવસમાં એ ડબલ થઈને 1200 થી વધુ થઈ ગયા। એટલે 17 થી 20 એપ્રિલની વચ્ચે આપણું કેસ ડબલિંગ રેટ 3 દિવસનું હતું, એટલે દર ત્રીજા દિવસે કેસો ડબલ થતા હતા। आखिर क्यों अहमदाबाद बन गया गुजरात का वुहान? इसको लेकर एक कारण तो जमात के लोगों को ही माना जा रहा है। जमात से बढ़ी अहमदाबाद की आफत। गुजरात से तबलीगी जमात के करीब 200 लोग मरकज में शामिल होने दिल्ली आए थे, लेकिन जब कोरोना का वायरस फैला तो ये लोग भी दिल्ली से निकल आए और गुजरात के अलग अलग हिस्से में चले गए। उनमें से बड़ी संख्या में ये अहमदाबाद में पहुंचे। जमात के अलावा ये भी माना जा रहा है कि अहमदाबाद की घनी आबादी भी कोरोना का कैरियर बन गई। घनी आबादी के कारण बढ़ा कोरोना। अहमदाबाद के पुराने इलाकों में जमालपुर, दानी लिमडा,
बहरामपुरा, शाहपुर दरियापुर और खाड़िया जैसे इलाके शामिल हैं। ये इलाके बेहद सघन आबादी वाले हैं। इस बीच अहमदाबाद में कांग्रेस पार्षद बदरुद्दीन शेख की कोरोना से मौत ने बड़े खतरे की घंटी बजा दी है। बदरुद्दीन से मेरी लगातार बात होती रहती थी। वो कहते थे कि कोरोना वायरस को चलते गरीब लोग बहुत दुखी है, मेरे घर तक आ जाते हैं, फिर मैं उसे मिलने से कैसे मना कर सकता हूँ। मैं जाता हूँ, उनकी आवाज़ सुनता हूँ और जो भी ऑफिसर्स है उनके तक उन गरीबों की आवाज़ पहुँचा के जो भी मदद हो सकती है वो गवर्नमेंट से भी और अपने से जो हो सकता है वो करवाने की मैं कोशिश में लगा हूँ। यही सेवा करते करते खुद को कोरोना वायरस हो गया। कोरोना के कारण तो तमाम हो सकते हैं, लेकिन अहमदाबाद को अभी जरूरत निवारण की है, क्योंकि ये शहर तो आज कोरोना के ज्वालामुखी के मुहाने पर खड़ा हो गया है। अहमदाबाद में गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। हमारे देश में सबसे पहले जहां जहां से कोरोना संकट का आगाज और शुरुआत हुई, उनमें से आगरा भी एक है। शुरुआत में ही आगरा से कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए कंटेनमेंट प्लान बनाया गया, जो आगरा मॉडल के नाम से मशहूर हुआ। लेकिन आगरा में स्थिति बिगड़ती गई। शहर के मेयर ने मुख्यमंत्री को वेदना भरा एक पत्र लिखा। हालांकि बाद में उन्होंने मुख्यमंत्री की तारीफ की, लेकिन विपक्ष ने इसे मुद्दा बना ही लिया। व्यवस्थाएं आपको दे रहे हैं, इसमें अगर कोई कमी हो तो बताइए, कोई सुझाव हो तो बताएं। कोरोना से लड़ने के लिए जिस आगरा मॉडल की बड़ी धूम मची थी, उसको धड़ाम से पटक देता है ये वीडियो। ये तस्वीर आगरा के एक क्वारंटीन सेंटर का है, जिसमें लोहे के गेट के उस पार क्वारंटीन किए गए लोग खाने पीने के सामान के लिए मारामारी कर रहे हैं। और यही तस्वीर आगरा के मेयर की उस वेदना को बता रही है कि कैसे मोहब्बत की निशानी वाला शहर कोरोना के दर्द से दरबदर हो रहा है। आगरा में कोरोना को रोकने के लिए हर दांव आजमाए गए। लॉकडाउन, बंदी, हॉटस्पॉट, टेस्टिंग, कंटेनमेंट, सब कुछ। लेकिन हालात क्या है, इसे आप शहर के मेयर से ही सुन लीजिए। मुझे पूरा विश्वास है माननीय दिनेश शर्मा जी आगरा के बिगड़ते हुए जो हालात हैं उन पे ठीक करने के लिए कोई ना कोई आवश्यक कार्रवाई और निर्णय अवश्य करेंगे। ये तस्वीर नहीं आती तो आप जान नहीं पाते कि प्रशासन की मुस्तैदी कई बार फाइलों में सिमट कर रह जाती है। ये वीडियो वायरल हुआ तो हुकूमत तस्वीर दुरुस्त करने पहुंच गई। सारी व्यवस्थाएं ठीक करा दी गई हैं। जो गैप रहा है और जो शिकायत आई थी उसके संबंध में मुख्य विकास अधिकारी को अलग से रिस्पांसिबिलिटी फिक्स करने के लिए आदेश दिया गया है। अलग से जब टीम बनाई गई थी, किसकी कमी रही उसको वह देख लें और एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर दें, ताकि हम उसमें रिस्पांसिबिलिटी फिक्स कर सकें। जिस वक्त कोरोना की खबरों के लिए दुनिया की तरफ देखना पड़ता था, उसी दौरान 2 मार्च को पहली बार कोरोना का मरीज आगरा में मिल गया। इसके बाद इस शहर को कोरोना मुक्त बनाने की तमाम जद्दोजहद चले। उसमें से निकला आगरा मॉडल। उस मॉडल की बात करने से पहले आगरा की कोरोना वाली तस्वीर देख लीजिए। आगरा में पिछले 24 घंटों में कोरोना पॉजिटिव के 9 मामले सामने आने के बाद ये संख्या 381 पहुंच गई। मरने वालों की संख्या 10। और प्रशासन का हुनर देखिए कि हॉटस्पॉट का दायरा 800 वर्ग मीटर से बढ़ाकर 1 वर्ग किलोमीटर कर दिया। अब यहां हॉटस्पॉट की संख्या 77 से घटकर 33 हो गई। लेकिन हालात गंभीर हैं तो विपक्ष इसकी तुलना वुहान से कर रहा है, जहां से निकले कोरोना ने पूरी दुनिया को सांसत में डाल रखा है। मुख्यमंत्री द्वारा बहुप्रचारित कोरोना से लड़ने का आगरा मॉडल मेयर के अनुसार फेल होकर आगरा को वुहान बना देगा। न जांच, न दवाई, न अन्य बीमारियों के लिए सरकारी या प्राइवेट अस्पताल, न जीवन रक्षक किट, और उस पर क्वारंटाइन सेंटर्स की बदहाली प्राणांतक साबित हो रही है। जागो सरकार जागो। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हॉटस्पॉट शब्द आगरा मॉडल से ही निकला था, लेकिन अब यही आगरा मॉडल
सरकार के गले की फांस बनता जा रहा है। अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की है, क्योंकि आगरा में मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। दरअसल इसकी शुरुआत मेयर की उस चिट्ठी से हो गई जिसमें यह कहा गया कि आगरा वुहान बन रहा है, इसे बचा लीजिए। अब आप ये भी जान लीजिए कि चिट्ठी में आगरा के मेयर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कैसी गुहार लगाई है। मेरे आगरा को बचा लीजिए, बचा लीजिए। आगरा के लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा है और इलाज के अभाव में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। आगरा चीन का वुहान बन सकता है। आगरा की स्थिति विस्फोटक है। कोरोना के अलावा किसी भी बीमारी का इलाज नहीं हो रहा है। अधिकारी घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, वो सिर्फ फोटोग्राफी कराने के लिए 10-15 मिनट के लिए बाहर निकलते हैं। अब आप उस आगरा मॉडल को समझ लीजिए जिसके जरिए इस शहर को कोरोना मुक्त बनाने की कोशिश हुई। केंद्र सरकार के निर्देश पर एक प्लान बना जिसको कंटेनमेंट प्लान कहा गया। इसमें पूरे क्लस्टर को 3 हिस्सों में बांटा गया। पहला बफर जोन यानी 5 किलोमीटर एरिया को चिन्हित करके वहां कोरोना से निपटने की तैयारी करना। दूसरा कंटेनमेंट जोन यानी बफर जोन के भीतर 3 किलोमीटर दायरे को एपिसेंटर मानकर वहां और सख्ती करना। और तीसरा हॉटस्पॉट यानी कंटेनमेंट जोन के अंदर मरीजों के घर, गली, नजदीकी रिश्तेदारों के इलाकों को हॉटस्पॉट मानकर सील कर देना। अब आगरा का प्रशासन हॉटस्पॉट की संख्या घटाकर खुश हो सकता है, लेकिन इस बीच मेयर की भाषा भी बदल गई। पत्र को संज्ञान में लेते हुए उन्होंने आगरा में एक एडीजे अधिकारी को डिप्यूट किया और एक सीनियर आईएएस अधिकारी आलोक कुमार जी को भी लखनऊ से आगरा की स्थिति को संभालने के लिए भेजा। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। जब से ये अधिकारी यहाँ पर आए हैं तब से उम्मीद कीजिए कि आगरा के मेयर जिस सुधरते हालात की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सही साबित हो। आगरा में अरविंद शर्मा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। कोरोना के संक्रमण से बचाव और उसके इलाज के लिए टेस्ट बहुत बहुत जरूरी है और इसके लिए चीन से रैपिड टेस्टिंग किट्स मंगाई गई थी, लेकिन इंपोर्टर और डिस्ट्रीब्यूटर्स कंपनियों का एक विवाद दिल्ली हाईकोर्ट में पहुंचा तो ये पता चला कि 245 रुपए की किट पर सरकार को 600 रुपए कीमत चुकानी पड़ रही है और इस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया कि कोई भी किट 400 रुपए से महंगी अब नहीं बिकेगी। जिस दुश्मन से दुनिया त्रस्त है उस कोरोना की पहचान के लिए इस्तेमाल होता है ये रैपिड टेस्टिंग किट्स। इन किट्स से पता चलता है कि कोई शख्स कोरोना का मरीज है या नहीं। इसके लिए इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने चीन से जो किट्स मंगाए उस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने ही मुनाफाखोरी को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। चीन से मंगाई गई कोविड रैपिड टेस्ट किट में बड़ा खुलासा। दिल्ली हाईकोर्ट ने खोली मुनाफाखोरी की पोल। 5 लाख किट्स लाने पर बिचौलिए कंपनियों का 145% मुनाफा। अदालत ने दिया दाम में 33% कटौती का आदेश। एक तरफ कोरोना से जंग जीतने के लिए सरकार से लेकर आमो खास तक ने अपना सब कुछ झोंक दिया है, तो दूसरी तरफ कोरोना किट को बेचने के लिए भी इन कंपनियों ने मुनाफाखोरी शुरू कर दी। अगर इन लोगों का झगड़ा कोर्ट तक नहीं पहुंचता तो ये बात सामने ही नहीं आती कि तकरीबन 150% मुनाफाखोरी पर कोरोना किट ये लोग मुहैया करा रहे थे। अब आपको इस रैपिड टेस्ट किट के आयात की पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं। ICMR ने 27-28 मार्च को 5 लाख किट्स के आदेश दिए। कोर्ट में जिरह के दौरान पता चला कि किट्स निर्माता चीनी कंपनी विंडफो ने इस SARS-CoV-2 एंटीबॉडी टेस्ट किट की कीमत $3 प्रति किट लगाया था। डॉलर की कीमत 75 रुपए के हिसाब से $3 यानी 225 रुपए हुए और उस पर 20 रुपए GST और अन्य दूसरे खर्च। इस आधार पर अदालत ने एक किट की कीमत 245 रुपए तय पाया, लेकिन किट्स को इंपोर्टर कंपनी मैट्रिक्स लैब्स ने डिस्ट्रीब्यूटर रेयर मेटाबॉलिक्स लाइफ साइंसेस को 400 रुपए प्रति किट के हिसाब से बेची। रेयर मेटाबॉलिक्स ने 600 रुपए की सरकारी दर पर इसे सप्लाई की। इन 5 लाख किट्स में 2,76,000 किट की सप्लाई हो चुकी है,
जबकि 2,24,000 किट आनी अभी बाकी है। इस आधार पर देखें तो 5 लाख किट्स की कीमत 12 करोड़ 25 लाख रुपए हुए, लेकिन भारत में आते आते 600 रुपए के हिसाब से ये कीमत हो गई 30 करोड़। लेकिन हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि 245 रुपए वाली किट्स 400 रुपए से ज्यादा दाम पर नहीं बेची जाएगी। इस आधार पर कांग्रेस अब सरकार को घेर रही है। 30 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन में से ये 2 कंपनियों ने मिलकर 18 करोड़ और 75 लाख रुपया इसको अंग्रेजी में कहते हैं आर्बिट्राज लिया। मतलब 100% से भी ज्यादा मुनाफा ये कंपनियां आईसीएमआर को जो टेस्ट किट सप्लाई हो रही हैं उसमें कमा रही हैं। ये बात दफन रह जाती, लेकिन इसके खुलने का किस्सा भी बेहद दिलचस्प है। अगर इंपोर्टर और डिस्ट्रीब्यूटर कंपनियों में पैसे के लेन देन का लफड़ा नहीं होता तो शायद बात खुलती नहीं। दरअसल रेयर मेटाबॉलिक्स लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड और आर्क फार्मास्यूटिकल्स की तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट में ये याचिका लगाई गई थी। इन दोनों कंपनियों ने भारत में कोविड-19 टेस्ट किट लाने के लिए मैट्रिक्स लैब से करार किया था। मैट्रिक्स लैब से मिलने वाले 10 लाख किट्स में 5 लाख आईसीएमआर और 5 लाख राज्य सरकार को मिलनी थी। इनमें से 7,26,000 कोविड-19 टेस्ट किट देने के बाद मैट्रिक्स लैब बाकी की 2,76,000 किट तब तक जारी करने से इनकार कर रहा था जब तक कि उसको पूरा पैसा नहीं मिल जाए। इसी बात पर डिस्ट्रीब्यूटर कंपनियां कोर्ट पहुंच गई और मामला खुल गया। इस मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया, जब समूचा देश कोविड-19 आपदा से लड़ रहा है तब भी कुछ लोग अनुचित मुनाफा कमाने से नहीं चूकते। इस भ्रष्ट मानसिकता पे शर्म आती है, घिन आती है। हम पीएम से मांग करते हैं कि इन मुनाफाखोरों पर जल्द ही कड़ी कार्रवाई की जाए। देश उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। लेकिन इस पर सरकार की तरफ से सफाई भी आ गई। टेंडर देने के बाद जब उन्होंने सप्लाई किया तो उसके बाद जब फील्ड पर उनके बारे में कंप्लेंट आई तो आईसीएमआर ने इमीडिएटली रिएक्ट किया। आप सबकी नॉलेज में है, उसके बेसिस पर रिएक्ट करके उन्होंने उनको कैंसिल भी किया और कोई भी पेमेंट उन ऑर्गेनाइजेशंस को नहीं दिया गया है। मुख्यतः जो हमें समझने वाली बात है कि हमारा एफर्ट है कि जो भी किट फील्ड में आए, अगर हम उनको लाते हैं तो कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर हमारे को गलत डेटा देता है और फील्ड में वह उसके हिसाब से काम नहीं करता है तो उसके ऊपर रिक्वायर्ड एक्शन लिया जा चुका है। केंद्र सरकार का कहना है कि अब आरटी-पीसीआर किट्स के जरिए टेस्टिंग हो रही है और वो काफी भरोसेमंद भी है। लेकिन हाईकोर्ट के फैसले के बहाने उंगली कांग्रेस ने उठाई तो बीजेपी की तरफ से जवाब आया। यहाँ सवाल है 130 करोड़ हिंदुस्तानी को बचाना। एक तरफ कहते हैं कि कोरोना का किट मंगाइए, उसकी ज्यादा टेस्टिंग कीजिए, और जब कोरोना का किट मंगाया जाता है तो उसके बारे में तरह तरह के आरोप गढ़ने का काम जो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी कर रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस को कोरोना पर इस तरह की ओछी राजनीति से बाज आना चाहिए। एक तरफ देश में कोरोना के कारण पेट भरने की चिंता में गलते लोग हैं तो दूसरी तरफ वैसे लोगों की कमी नहीं जो महामारी को भी अपने मुनाफाखोरी का जरिया बना देते हैं। दिल्ली में पूनम शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। महाराष्ट्र आज भी कोरोना का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है और उसमें भी मुंबई का हाल अच्छा नहीं है, बल्कि ये कहा जाए कि बुरा है तो गलत नहीं होगा। ऐसे में तैयारी 75,000 बेड्स की हो रही है ताकि संक्रमित लोगों का पूरा इलाज वहां दोस्तों हो सके। मुंबई वैसे तो कोरोना से करा रही है, उस पर से धारावी झुग्गी की सबसे घनी आबादी कोरोना के लिए और रास्ता आसान बना देती है। इसलिए सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि अगर मुश्किलें ज्यादा हो गई, कोरोना के केस यूं ही बढ़ते गए तो क्या होगा। त्याच्यासाठी मी फोटो दाखवतोय। अशी आपण गोरेगावमध्ये जिकडे एक्झिबिशन ग्राउंड आहे तिथे ही तयारी करतो आहोत, केलेली आहे, म्हणजे तुम्हाला बघताय तुम्ही। त्याच्यानंतर वरळीला सुद्धा आपण करतो आहोत, तिकडे सुद्धा ही तयारी है। मुंबई में कोरोना के खिलाफ जंग में सरकार ने सबसे बड़ी तैयारी कर रखी है। गोरेगांव में वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर स्थित नेक्सो का एग्जीबिशन सेंटर कोरोना के खिलाफ लड़ाई में क्वारंटीन सेंटर के रूप में काम करेगा। इसमें एक साथ
1240 लोग क्वारंटीन रह सकेंगे। मुंबई में जिस तरीके से लगातार कोरोना वायरस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो उसी तरीके से मुंबई में एक ऐसी फैसिलिटी बनाने की कोशिश लगातार की जाती है जहां पर जो लोग हैं क्वारंटाइन में उनको रखा जा सके। इस वक्त हम मुंबई के सबसे बड़े एग्जीबिशन सेंटर यानी कि नेस्को ग्राउंड पर मौजूद है और इस पूरे ग्राउंड को अब है पूरी तरीके से क्वारंटाइन फैसिलिटी में। दस्तक में आज के लिए बस इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और दोस्तों अपने परिवार का बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।